हेलो बच्चों, मैं श्रीमती ऋतु अरोड़ा, आपके सिविक्स टीचर। आज हम लोग खंड क पाठ 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व इस चैप्टर पर जो पिछले 6 वीडियोस थे उसी के आगे 7th वीडियो हम उसी चैप्टर का कंटिन्यू करेंगे बच्चों। यूएस हेगेमनी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो किस प्रकार अमेरिका का वर्चस्व छाया रहा, वर्चस्व क्या होता है, वर्चस्व सैन्य अर्थ में क्या है, ढांचागत अर्थ में क्या है, ये सब हमने जाना। अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटें, उस पर अंकुश कैसे लगाएं, शीत युद्ध के काल में भारत अमेरिकी वर्चस्व कैसा था, ये सब हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि अमेरिका के शक्तिशाली होने और एक ध्रुवीय विश्व होने का क्या कारण है। आपको ये मालूम है बच्चों कि अभी तक 2 विश्व युद्ध विश्व में हो चुके हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसकी समाप्ति के पास विश्व 2 गुटों में बंट गया था। एक गुट का नेतृत्व उदारवादी पूंजीवादी अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी सोवियत संघ कर रहा था। यानी 2 महाशक्तियां विश्व में उत्पन्न हो चुकी थी। इस प्रकार विश्व पूर्ण रूप से द्विध्रुवीय था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के 15-20 वर्ष पश्चात विश्व राजनीति में धीरे धीरे परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया और विश्व द्विध्रुवीय के स्थान पर बहुध्रुवीय बनने लगा। अनेक देश अपनी ताकत, अपनी शक्तियां बढ़ाने का प्रयास करने लगे। वो भी अमेरिका और सोवियत संघ के समान विकसित देश बनना चाहते थे। उसमें एक जो प्रमुख शक्ति के रूप में गुटनिरपेक्ष देश सामने आए, जिन्होंने दोनों गुटों में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, बल्कि एक अपना नया वर्चस्व बनाने का प्रयास किया। इसी तरह चीन का सोवियत रूस से अलग होकर साम्यवादी गुट से अलग होना, फ्रांस का एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरना, जापान, जर्मनी की आर्थिक शक्तियों के रूप में उभरना, ये सभी संकेत कर रहे थे कि विश्व बहुध्रुवीय बहुत शीघ्र हो जाएगा। लेकिन 1990 के दशक के प्रारंभ में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। और सोवियत संघ 15 भागों में विभक्त हो गया। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, जो कि 2 शक्ति थी, एक अमेरिका एक सोवियत संघ, तो सोवियत संघ के विघटन होते ही जो शीत युद्ध था वो समाप्त हो गया। क्योंकि शीत युद्ध 2 देशों के मध्य चल रहा था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली है कि सोवियत ज़्यादा शक्तिशाली है। और सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ टूट गया, विघटित हो गया, खंड खंड हो गया। परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हो गया। इस बीच गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी शिथिलता देखी गई। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी गुट उदारवाद, लोकतंत्र की बयार की दिशा में बहने लगे। यानी सभी देशों में उदारवादी परंपरा अपनाई जाने लगी। इन सभी परिस्थितियों में विश्व को द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय के स्थान पर एक ध्रुवीय बनाने में मदद की। तो इस एक ध्रुवीय विश्व का नेता कौन बना बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या जैसे हम अमेरिका भी कहते हैं। वह विश्व राजनीति में एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। अमेरिका के अधिक से अधिक शक्तिशाली होने और विश्व के एक ध्रुवीय होने के अनेक कारण पाए जाते हैं। सबसे पहला कारण शीत युद्ध ही है बच्चों, क्योंकि वहीं से अमेरिका का वर्चस्व होना प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति ने विश्व को एक ध्रुवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनने और अधिक शक्तिशाली दिखने के लिए शीत युद्ध चल रहा था। ये दोनों देश ये कह रहे थे हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं या हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इन दोनों महाशक्तियों के शीत युद्ध से विश्व में शक्ति संतुलन बना हुआ था। लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो जो शक्तियां विभाजित थीं
वो शक्तियाँ एक खेमे में आ गईं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के खेमे में आ गईं, अर्थात साम्यवादी देशों में भी उदारवाद को अपनाया जाने लग गया। यानी 1991 में सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध समाप्त हो गया और विश्व राजनीति में अमेरिका की संतुलनकारी शक्ति समाप्त हो गई। परिणाम स्वरूप अमेरिका अब विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, जिससे विश्व एक ध्रुवीय बन गया, क्योंकि अब कोई भी देश अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं रहता। दूसरा है रूस की कमजोर स्थिति। सोवियत संघ के पतन के बाद सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का स्थान रूस को मिला। 15 भागों में सोवियत संघ विभाजित हुआ बच्चों, उसमें उसका एक भाग था रूस। ये हम लोग विभाजन बता चुके हैं, 15 देश में आपको दिखा चुकी हूँ मानचित्र में। तो जो रूस था वो सबसे बड़ा भाग था और उसी को संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ के स्थान पे रखा गया। तो सोवियत संघ के पतन के बाद सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का स्थान रूस को मिला और सोवियत संघ की परमाणु शक्ति पर ही रूस को यह अधिकार मिला, क्योंकि जितनी परमाणु शक्ति थी वो किसके पास रह गई, वो रूस के पास रह गई। लेकिन फिर भी जब बंटवारा हो गया तो रूस की स्थिति उतनी मजबूत नहीं। अपनी कमज़ोर स्थिति के कारण रूस कभी भी सोवियत संघ जैसी प्रभावशाली स्थिति प्राप्त नहीं कर सका और न ही वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकने की स्थिति में आ सका। अफगानिस्तान समस्या, इराक समस्या आदि सभी इसके उदाहरण हैं, क्योंकि इन सभी पर जब जब ये समस्याएं उठी रूस ने कभी भी अपनी अहम भूमिका नहीं निभाई। इससे क्या स्पष्ट होता है कि अमेरिका पर अंकुश लगाने के लिए विश्व में कोई भी ऐसी शक्ति का प्रभाव नहीं बढ़ता दिख रहा था। परिणाम क्या हुआ, विश्व में एक शक्ति के रूप में अमेरिका उभर करके सामने आया और विश्व एक ध्रुवीय हो गया। तीसरा कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बच्चों तक 2 विश्व युद्ध विश्व में हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसके 6 अंग हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, जिसके अंग में 5 स्थायी सदस्य देश हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें सोवियत संघ के स्थान पर रूस को स्थान दिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का संघ में अमेरिका का प्रभाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति कमजोर हो रही थी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके अमेरिका विश्व राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने लगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता में भी कमी आती चली गई। शीत युद्ध के चलते विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अपनी प्रासंगिकता बनी हुई थी। विश्व शांति की स्थापना, दोनों गुटों के मध्य कटुता को कम करना, संतुलन बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध में उसकी प्रासंगिकता ये बनी हुई थी। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता में भी कमी आई। इस तरह अमेरिका पर अंकुश लगाने वाला गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी कमजोर पड़ गया, जिससे अमेरिका उत्तरोत्तर और अधिक शक्तिशाली हो गया। 5वां पॉइंट क्या है, 5वां कौन सा कारण है, उदारवादी विचारधारा का विस्तार। शीत युद्ध के दौरान विश्व में 2 राजनैतिक विचारधाराओं के बीच संघर्ष चल रहा था। एक विचारधारा थी समाजवाद या साम्यवाद की, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। दूसरी विचारधारा थी उदारवाद की, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। लेकिन सन 1999 में पूर्वी यूरोप के अधिकांश साम्यवादी देश साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव से बाहर आकर के उदारवादी देशों की तरफ अपना संबंध बढ़ाने लग गए, उदारवाद को अपनाने लग गए। इन देशों ने साम्यवादी चोगा उतार करके उदारवादी चोगा धारण कर लिया, यानी साम्यवाद को
उन्होंने धीरे धीरे समाप्त किया, अपने देश में साम्यवादी विचारधारा को समाप्त किया और उदारवाद को अपनाने लगे। सोवियत संघ का सन 1991 जब विघटन हो गया, इससे रूस सहित जितने भी 15 भाग हुए थे, सभी ने साम्यवाद को छोड़ दिया और उसकी जगह उदारवाद को अपना लिया। यानी पूरी तरीके से समाजवाद विश्व से समाप्त हो रहा था और उसका स्थान पूंजीवाद लेता चला जा रहा था। तो इस तरीके से अब समूचे विश्व में उस उदारवादी राजनीतिक विचारधारा का बोलबाला हो गया, जिसका अमेरिका ने प्रचार किया और बढ़ावा दिया। इससे विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभाव और अधिक बढ़ता चला गया और विश्व एक ध्रुवीय बन गए। और आखिरी क्या कारण है बच्चों? शीत युद्ध के बाद अमेरिका का वर्चस्ववादी प्रयास। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने भी अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ऐसे अनेक वर्चस्ववादी प्रयास किए, जिसके चलते विश्व व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो गया? एक ध्रुवीय हो गया, एक ध्रुवीय एकदम स्पष्ट हो गया और विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो। उदाहरण के लिए बच्चों, हम लोग खाड़ी युद्ध पढ़ चुके हैं। तो खाड़ी युद्ध प्रथम में उसने यह दिखाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को वह अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकता है। बिना संयुक्त राष्ट्र संघ की परमिशन के उसने खाड़ी पर युद्ध कर दिया था। खाड़ी देशों को कोई भी विश्व शक्ति उसकी इच्छा को चुनौती देने की स्थिति में नहीं रही है। दूसरा, अफगानिस्तान और सूडान में प्रक्षेपास्त्रों द्वारा हमला करके भी उसने ये दिखा दिया कि वह न तो संयुक्त राष्ट्र संघ की परवाह करता है, न विश्व जनमत की परवाह करता है। वह इन दोनों की उपेक्षा करके भी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देश के आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी इतना अधिक उसकी दादागिरी, इतना अधिक उसका वर्चस्व बढ़ गया। उन राष्ट्रों से सहमति लेने की वह आवश्यकता नहीं समझता। खाड़ी युद्ध द्वितीय में उसने यह दिखाया कि वह अपने हितों को साधने के लिए किसी भी देश पर झूठे आरोप गढ़कर उस पर आक्रमण कर सकता है और उसे अपने अधीन कर सकता है या अपने अनुसार चलने को बाध्य कर सकता है। उसे ऐसा करने से रोकने की शक्ति न तो संयुक्त राष्ट्र संघ में है, न गुटनिरपेक्ष आंदोलन में है, न किसी अन्य राष्ट्र या राष्ट्रीय गठबंधन में। तो क्या स्पष्ट हुआ कि अमेरिका वर्तमान विश्व में एकमात्र महाशक्ति है और इसने विश्व को एक ध्रुवीय बना दिया है। उसका जो नेतृत्व कर रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए कर रहा। अमेरिका को चुनौती देने के रूप में अगर संभावना मानी जाए तो कौन कौन से देश उसको चुनौती दे सकते हैं? तो विश्व के अमेरिका के बाद आने वाले नेक्स्ट टू देशों के नाम हम गिन सकते हैं। तो अमेरिका की चुनौती के रूप में हम सबसे पहले रूस की संभावना पढ़ेंगे, फिर हम चीन की संभावना पढ़ेंगे। ये दो देश अभी विश्व में ऐसे हैं जो कुछ हद तक अमेरिका को चुनौती देने का प्रयास कर सकते। दे तो नहीं सकते बच्चों, पूरी तरीके तो से तो नहीं दे सकते। अमेरिका इतना अधिक शक्तिशाली है, चाहे सैन्य दृष्टि से, चाहे ढांचागत दृष्टि से, कि वो उस देश को चित्त कर देगा। लेकिन फिर भी इन देशों के पास कुछ ऐसी संभावनाएं हैं, परमाणु क्षमता है कि वो अमेरिका को कुछ हद तक चुनौती दे सकते हैं। वास्तव में विश्व में रूस ही अकेला ऐसा देश है जिसके पास अधिक मारक क्षमता की परमाणु क्षमता है और इस प्रकार वह सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से नहीं बच्चों, सैद्धांतिक रूप से अमेरिका के भौतिक अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन व्यवहार में रूस वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है कि वह अमेरिका के लिए चुनौती बन सके। क्यों नहीं है? क्योंकि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है। उसके उस सीमा तक बढ़ने की संभावना नहीं है जहां तक अमेरिका के लिए प्रतिद्वंदी की शक्ति के तौर पर वो कार्य कर सके। आज दोनों देश सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंध विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका रूस को वाणिज्य, वित्तीय, बीमा, परमाणु रिएक्टर, सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। रूस ने नाटो रूस फाउंडेशन अधिनियम और शांत पहल के लिए सहभागिता
में शामिल होकर के अमेरिका की प्रतिरक्षा नीति को स्वीकार किया। सुरक्षा मुद्दों के व्यापक क्षेत्र में दोनों सहयोगी और भागीदार हैं। रूस का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष भी है, यानी दोनों देशों के बीच व्यापार भी पाया जाता है। 50,000 से अधिक रूसी लोग या तो सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों या पर्यटक के रूप में अमेरिका गए। इसलिए आज ये संभावना नहीं है कि रूस निकट भविष्य में अमेरिका के लिए चुनौती बनने जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका की चुनौती के रूप में चीन की संभावना। अमेरिका की चुनौती के रूप में चीन की संभावना के दो पक्ष। पहला पक्ष पहले जानेंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का तर्क है कि अमेरिका का प्रतिद्वंदी होने के लिए चीन पर्याप्त शक्तिशाली बनने जा रहा है। इसके समर्थन में जो तर्क हैं पहले वो जानेंगे। पहला, चीन की आर्थिक वृद्धि के अति सकारात्मक पूर्वानुमान लगाएगा। बीजिंग की सेना के आधुनिकीकरण के प्रयास लगातार चीन करता चला जा रहा है और ताइवान, तिब्बत, व्यापार, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अमेरिका चीन के बीच निरंतर मतभेद पाया जाता है, जिसके कारण विश्लेषकों का मत है कि एशिया में अमेरिका और चीन के बीच नए किस्म के शीत युद्ध शुरू हो सकते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष, जो कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चीन विश्व में अमेरिका की प्रधानता को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों ने हाल ही के वर्षों में नई ऊंचाइयां स्पर्श की। दोनों के मतभेदों ने इसे बढ़ते व्यापार, व्यवसाय और निवेश के संबंधों को प्रभावित नहीं किया है। चीन की आर्थिक उपलब्धियों को सदा पूरी तरीके से उसकी विशाल जनसंख्या का भार उसे संकट में डालता रहेगा और सैन्य क्षमताओं में भी चीन अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। जितनी बड़ी अमेरिका की सेना है उतनी विश्व के अगर हम पहले 5 देश मिला दें तब भी हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका भविष्य में भी उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगुवा बना रहेगा। अतः स्पष्ट है कि दूर दूर तक भविष्य में चीन अमेरिका के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। तो ये बच्चों आज आपका हो गया कि किस प्रकार अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व को स्थापित करने में कामयाब हो गया और अमेरिका को चुनौती देने में क्या रूस या क्या चीन सक्षम है। तो इसका उत्तर अभी तो नहीं है कि अभी ये देश सक्षम नहीं। इसे अमेरिका को अगर चुनौती देनी है तो अभी और अधिक प्रयास करने होंगे, तभी ये अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए काफ़ी प्रयास, काफ़ी आगे बढ़ना होगा, तभी ये अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। तो आज आपके चैप्टर का काफ़ी बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, भारत अमेरिका परमाणु समझौता। तो भारत अमेरिकी समझौते के कारण क्या है, उपयोगिता क्या है, उसके विरोध में क्या तर्क हैं। केवल ये एक टर्न का आपका, एक लेक्चर का, एक वीडियो का आपका लेसन रह गया है। एक लेक्चर और होगा, यानी ये 7th वीडियो है बच्चों। 8th वीडियो में, 8th लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो आज जितना आपने किया है उस पर आधारित प्रश्न। पहला, अमेरिका की चुनौती के रूप में रूस की संभावनाओं को समझाइए। दूसरा, अमेरिका की चुनौती के रूप में चीन की संभावनाओं को समझाइए। दोनों पक्ष लिखिएगा बच्चों। विश्व के एक ध्रुवीय होने के प्रमुख कारण बताइए। और लास्ट है, विश्व के 2 प्रमुख गुट कौन से थे। ये आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ये रिवीजन का प्रश्न है जो बार बार आपको याद करना चाहिए, बार बार आपको एकदम उंगलियों पर, टिप्स पे याद होना चाहिए बच्चों, तभी आप आगे की चीज़ें अच्छे से समझेंगे। कुछ बातें आपको टिप्स पर अब लर्न हो जानी चाहिए, उसी के ज़रिए आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। तो आज आपको यहीं तक, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर
कंप्लीट करके फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर विस्तृत क्वेश्चन अति लघु लघु क्वेश्चन और भविगतीय क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू बच्चों आज के लिए। लेकिन बच्चों पढ़ते रहिए और साथ साथ जितना होता जाए उतना याद करते रहिए, तभी आपको आसानी होगी बच्चों, क्योंकि लॉकडाउन कब तक है ये ना आपको मालूम है ना हमको मालूम है, और कब तक हमें ऐसे ही पढ़ना है ये भी नहीं मालूम। तो हो सकता है बच्चों हमें ऐसे ही अपनी तैयारी करनी पड़े, तो उसके लिए आप तैयार रहिए और इस तरीके से आप याद करते रहिए।